नमस्कार दोस्तों। कोई पाकिस्तान से अगर बिलोंग करता है तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में उनकी सच्चाई बताई गई है। हर एक उनके जो करतूत थे उसको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है, लेकिन इस आज़ादी ने भारत को दो भागों में बांट दिया, पाकिस्तान और भारत। मुस्लिम मेजोरिटी के लोग पाकिस्तान को चुन लेते हैं, जबकि भारत खुद को लोकतांत्रिक देश घोषित करता है। धर्म के नाम से हुए इस विभाजन से दोनों देशों की बाउंड्री तो तय हो जाती है, लेकिन एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज को फॉलो करने वाले रीजन दो अलग मुल्क का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे आधा पंजाब पाकिस्तान को मिलता है और आधा भारत का हिस्सा बनता है। पार्टीशन की लकीरों से बंगाल भी अछूता नहीं रहता। स्टार्टिंग फेज में पूरा बंगाल रीजन पार्टीशन को स्ट्रांगली अपोज करता है, लेकिन जब विभाजन की मांग तेज होती है तो बंगाल का पश्चिम हिस्सा भारत में शामिल हो जाता है, वहीं मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि इस्लाम फाउंडेशन पर बने पाकिस्तान में उन्हें बेटर सोशल फैसिलिटीज, इकोनॉमिक स्टेटस एंड एजुकेशन मिलेगी। पाकिस्तान के साथ भारत में रह रहे कुछ मुसलमानों की भी यही उम्मीद होती है, इसलिए जब बंटवारा होता है तो दोनों ही कम्युनिटी में मास माइग्रेशन देखने को मिलता है। हिंदू पाकिस्तान से भारत आते हैं और मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं। वेस्ट बंगाल और बिहार से भी कई मुसलमान ईस्ट बंगाल की तरफ माइग्रेशन हो जाते हैं और हिंदू लोग भारत की तरफ आ जाते हैं। ये मास माइग्रेशन अपने साथ एक बहुत बुरा दौर लेकर आता है, जिसमें दंगे फसाद होने से बहुत लोग मारे जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तहस-नहस हो जाता है। 14 लाख लोग अपना घर छोड़ देते हैं। लाखों परिवार अपने देश में पहुंचने से पहले मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। मरने वाले की संख्या 5 लाख से 20 लाख तक बचाई जाती है। इन सभी कठिनाइयों के बाद इंडिया का विभाजन हो जाता है और एक नई कंट्री दुनिया को मिलती है, पाकिस्तान, जिसके दो हिस्से होते हैं, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 1600 किलोमीटर दूर होते हैं। पाकिस्तान की फॉर्मेशन में मेजोरिटी भले ही मुस्लिम की होती है, लेकिन सभी एक एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मेजोरिटी ऑफ एथनिक ग्रुप बंगाली मुस्लिम की होती है जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पख्तूनी, बलूची एथनिक ग्रुप की सुपीरियरिटी रहती है। मुस्लिम की बड़ी आबादी होने के बाद भी बंगाली मुस्लिम को साइडलाइन किया जाता है। पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और सभी पावरफुल पोजीशन पर वेस्ट पाकिस्तान के एथनिक ग्रुप को ही रिप्रेजेंटेशन मिलती है। स्पेशली गवर्नमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड वर्क प्राइमरली वेस्ट पाकिस्तान में कंसंट्रेट रहता है। पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी वेस्ट पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहता है। 1947 में पाकिस्तान की शुरुआत भारत की तरह एक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी से होती है, जिसमें शुरुआत में प्रधानमंत्री की कमान लियाकत अली खान संभालते हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अपने पहले ही टर्म में लियाकत सरकार को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के संचालन करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही पोजीशन पर कॉन्सेंट्रेट होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी भी आने वाले सालों में देखने को मिलती है और ईस्ट पाकिस्तान को सही रिप्रेजेंटेशन का सही मौका नहीं मिल पाता। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना एक नया रूल लेकर आते हैं और उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. जिन्ना का ये डिक्लेरेशन ईस्ट पाकिस्तान को हिलाकर रख देता है। ईस्ट पाकिस्तान के लोग दशकों से बंगाली भाषा बोलते आ रहे हैं। अपनी भाषा को बचाने के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं। 1952 आते आते ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इतना तेज हो जाता है कि सरकार को सेक्शन 144 लागू करना पड़ता है, जिसके तहत 3 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते। इस कानून के खिलाफ 21 फरवरी ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक साथ एकत्रित होते हैं, लेकिन सेक्शन 144 के तहत उन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है। इससे स्टूडेंटों में हिंसा और ज्यादा भड़क जाती है और स्टूडेंट ईस्ट पाकिस्तान में रजिस्ट्रेटिव असेंबली में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर करती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है और सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। आगे चलकर ये दिन बांग्लादेश में अमर हो जाता है और आज भी इसी दिन को बांग्लादेश अपनी मातृभाषा डे के नाम से मनाता है। और बंगालियों का ये क्रेज इस तरह बढ़ जाता है कि 1956 में सरकार को बंगाली भाषा को ऑफिशियली स्टेटस और तभी स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोगों की भाषा की मांग तो पूरी हो जाती है, लेकिन
सरकार के साथ इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में कई सरकारें बनती बिगड़ती हैं और कई बार मिलिट्री रोल भी देखने को मिलता है, लेकिन सरकार बचाने का मौका ईस्ट पाकिस्तान के हाथ में कभी नहीं आता और उन्हें राजनीतिक कार्यों से दूर रखा जाता है। साथ ही ईस्ट पाकिस्तान के डेवलप पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। 70% से भी ज्यादा राष्ट्रीय बजट वेस्ट पाकिस्तान के विकास पर लगाया जाता है, जबकि पाकिस्तान की आधी जनसंख्या ईस्ट पाकिस्तान में रहती है और यहीं से पाकिस्तान को अपना 62% रेवेन्यू मिलता है। फिर भी इस हिस्से की ग्रोथ रेट 2.6% होती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान 4.4% की ग्रोथ से बढ़ता है। एक ही देश के दोनों हिस्सों में इस तरह विकास होने से सरकारी व बंगाली लोगों के मतभेद की खाई गहरी होती चली जाती है। साल 1966 में मामला तब ज्यादा बिगड़ जाता है जब ईस्ट पाकिस्तान अपनी आवामी लीग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आर्थिक विकास को लेकर 6 मांगे की डिमांड करती है। आवामी लीग पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान इस डिमांड को पेश करते हैं, जिसमें साफ कहा जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और ईस्ट पाकिस्तान का इलाका है उसे और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जो रिसोर्स थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वह ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को दिए जाए। 2 सेपरेट करेंसी हो पाकिस्तान के लिए, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान का अपना इंडिपेंडेंट एक फॉरेन रिजर्व हो, एक सेपरेटली मिलिट्री फोर्स हो। मतलब ये मांगे कुछ ऐसी थी मानो ईस्ट पाकिस्तान को अपना अलग देश ही बना दिया जाए। ये देखकर वेस्ट पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं होती और सारी डिमांडों को रिजेक्ट कर देती है और वेस्ट पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इस तरह की मांग उठाना देश के खिलाफ जाना है और देश को बांटने जैसी बात करना है। आवामी लीग भी इसी फैसले से चुप नहीं बैठती और लगातार इस पर काम करती है। इसलिए 1968 में सरकार आवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और कई अधिकारियों को देश के खिलाफ कॉन्फ्रेंस रचने के एंजाइम में अरेस्ट कर लेती है। उस वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आयुब खान था और उसने अंजाम लगाया कि आवामी लीग भारत सरकार के साथ अगरतला में एक आजाद देश बनाने की साजिश रच रही है, लेकिन उनके ये सभी एंजाइम ईस्ट पाकिस्तान में काम नहीं करते। इस समय तक शेख मुजीबुर रहमान बड़े ही पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर बन चुके थे। बंगाली लोगों की आवाज थे वो। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को जो भी अत्याचार, भेदभाव, असमानता सहनी पड़ रही थी वह आवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान में ही अपनी उम्मीद ढूंढते थे। और उनके अरेस्ट होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले और इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच शेख मुजीबुर रहमान के साथी सर्जेंट जराहुल हक जब ये जेल में बंद थे तब एक गार्ड द्वारा इसे मार दिया जाता है। ये सुनकर लोगों में और गुस्सा पनपता है तो सरकार को मजबूरन घुटने टेकने पड़ते हैं। 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इस तरह बढ़ जाते हैं कि प्रधानमंत्री आयुब खान को रिजाइन देना पड़ता है। इसके बाद प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं जनरल याह्या खान, जो 1970 में पाकिस्तान में पहली बार इलेक्शन कराते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस सोच में होती है कि मेजॉरिटी ऑफ सीट वेस्ट पाकिस्तान के हाथ आएगी, लेकिन रिजल्ट कुछ अलग ही आता है। आवामी लीग को भारी मतों से जीत मिलती है। 313 में से 167 सीट आवामी लीग को मिलती है, लेकिन ये सभी सीट ईस्ट पाकिस्तान में हासिल करते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीतते। और यही हाल वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का भी होता है, जिसे वेस्ट पाकिस्तान में 86 सीट मिलती है और ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीतते। लेकिन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी जिसने एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं जीती। ये वेस्ट पाकिस्तान की पार्टियों को समझ नहीं आता। इन इलेक्शनों का रिजल्ट देखकर जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो व आर्मी ऑफिसर्स और जनरल याह्या खान के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये परिणाम अपने पक्ष में नहीं है और हमें ईस्ट पाकिस्तान का गुलाम बनकर रहना होगा। कैसे भी करके हमें इस इलेक्शन को खारिज करना होगा और जनरल याह्या खान यही करते हैं। 1 मार्च 1971 को याह्या खान नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान के लोग इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। डेमोक्रेसी का इस मजाक को देखकर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और पहली बार ईस्ट पाकिस्तान में आजादी के नारे लगाए जाते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर एक नए देश की मांग करते हैं।
और बांग्लादेश नाम दुनिया के सामने आता है। आवामी लीग पार्टी भी अपनी आवाज बुलंद करती है और शेख मुजफ्फर जनता के सपोर्ट में उतर आते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में आवाम किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर को मानना बंद कर देते हैं। प्रोटेस्टर यहाँ एक इंडिपेंडेंट आर्मी बनाते हैं जिसे मुक्ति वाहिनी नाम दिया जाता है। इस आर्मी का मकसद बांग्लादेश को आजाद कराना होता है। इस हालात में पाकिस्तान सरकार को अपने हाथों से ईस्ट पाकिस्तान निकलता हुआ सामने आता है तो पाकिस्तानी सरकार के द्वारा यहाँ के आंदोलनों को दबाने की कोशिश होती है। मार्च 1971 को एयरफ्लाइट के जरिए वेस्ट पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी सोल्जरों को ढाका लाया जाता है जो मुक्ति वाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं। मुक्ति वाहिनी से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ईस्ट पाकिस्तान में सेंट्रल पीस कमेटी बनाई जाती है जिसे शांति वाहिनी नाम दिया जाता है। लेकिन शांति की बजाय ईस्ट पाकिस्तान में ये लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ जाती है। बंगाली वेस्ट पाकिस्तान से अपने सारे नाते तोड़ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शांति की जगह अत्याचार इसलिए हुआ जब भारत और पाकिस्तान विभाजन के दौरान बिहार से अधिकांश मुसलमान ईस्ट पाकिस्तान चले गए थे जो ज्यादातर उर्दू भाषा बोलते थे और यह उर्दू भाषी वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। इस कारण यहाँ बंगाली और उर्दू भाषा बोलने वालों में झगड़ा होता था। जो पाकिस्तान की सेंट्रल पीस कमेटी थी उसने भी उर्दू भाषियों का सपोर्ट किया। इसी कारण से शांति नहीं अत्याचार हुए और पाकिस्तान सरकार ने इस आवाज को दबाने के लिए सभी हदें पार कर दी। ईस्ट पाकिस्तान के लीडर का कहना था कि वेस्ट पाकिस्तान उनकी 6 मांगों को मान ले, बाद में वह सब मिलजुल कर रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को यह बात मंजूर नहीं थी। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाती है जिसका मकसद नए देश बांग्लादेश की मांग करने वालों को टारगेट करना होता है और साथ ही उन लोगों को मौत के घाट उतार देना होता है जो नए देश की मांग कर रहे हैं। 25 मार्च 1971 बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी काली रात होती है। हजारों लोग ढाका में रहते थे। वहां पर कर्फ्यू लगाया जाता है। टेलीफोन और रडार सब बंद कर दिए जाते हैं और पूरे शहर को सील कर दिया जाता है और सबसे पहले शेख मुजफ्फर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने से पहले शेख मुजफ्फर रहमान ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देते हैं और इसे बांग्लादेश नाम देते हैं। 27 मार्च को मेजर जियाउर रहमान इस डिक्लेरेशन को जनता को सुनाते हैं। इस सर्च लाइट ऑपरेशन में लगभग 10 से 15 लाख बंगाली भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस ऑपरेशन में ज्यादातर बंगाली अवामी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता को बुरी तरह टारगेट किया जाता है। इस सर्च लाइट ऑपरेशन में ही पाकिस्तानी आर्मी ने बंगाली महिलाओं को उम्र के अनुसार एक एक गिनकर अलग अलग कैंप बनाए जिसमें एक कैंप में 1 से 15 और 30 से अधिक वर्ष की महिलाओं को रखा गया और दूसरे कैंप में 15 से 25 और 25 से 30 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं को रखा गया जिनके साथ उर्दू भाषी लोग यानी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म और बलात्कार किया। पाकिस्तानी आर्मी का कहना था कि हमें ईस्ट पाकिस्तान वासियों की नस्ल को सुधारने की जरूरत है, इसलिए आर्मी ने पाकिस्तान से और लोगों को बुला लिया। सबसे दिल दहलाने वाली बात यह हुई कि ईस्ट पाकिस्तान में 30 से 40 लाख लड़कियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए और ऐसे 5 से 6 महीनों तक चलता रहा। पाकिस्तान के इस शर्मनाक काम को यूएस के प्रेसिडेंट तक पहुंचाया गया तो यूएस ने इस जेनोसाइड को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, उल्टे में एलआई पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे। इस सिचुएशन के दौरान ईस्ट पाकिस्तान से लाखों लोग भारत में शरण लेने आ गए। कुछ ही दिनों में लाखों लोग घर परिवार सब कुछ खो बैठते हैं। भारत पहले से ही बांग्लादेश की सिचुएशन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जब लाखों की संख्या में शरणार्थी धीरे धीरे भारत की तरफ आते हैं तो भारत की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। भारत भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता है। इसलिए भारत सरकार आवामी पार्टी के कई लीडर को अपने देश में शरण देती है। 10 अप्रैल 1971 को आवामी कार्यकर्ता कोलकाता में पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट बनाते हैं। शेख मुजफ्फर रहमान को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है जबकि तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन भारत की समस्या 10 मिलियन शरणार्थियों को लेकर होती है। शरणार्थियों के आने जाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फैसला लेती हैं कि बांग्लादेश की आजादी की इस लड़ाई में भारत भी शामिल होगा। 28 अप्रैल 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जनरल सेम मानेस्को से कहती है कि वह युद्ध की तैयारी करे और ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री करने के लिए रेडी हो। जनरल सेम मानेस्को इतने जल्दी बांग्लादेश जाने से मना कर देते हैं
और रिजाइन कर देते हैं। उनका मानना था कि इतने कम टाइम में आर्मी कैसे प्रिपेयर होगी युद्ध करने के लिए, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी उन पर भरोसा दिखाती है और वो बताते हैं कि बारिश के इस मौसम में बांग्लादेश में बाढ़ के हालात बन जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में लड़कर जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए युद्ध का समय नवंबर दिसंबर रखा जाता है। प्रधानमंत्री जनरल को पूरी आज़ादी देते हैं कि वह जब चाहे तब ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कहती है कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेशियों की हर सहायता करेंगे। इंडियन आर्मी अपने काम की शुरुआत मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने से शुरू करती है। जनरल सैम मानेस्को की लीडरशिप में इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी को गोरेल वारफेल के लिए ट्रेंड करती है। उन्हें हर स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है जिससे वो पाकिस्तानी आर्मी पर भारी पड़ सके। 3 दिसंबर 1971 को सिचुएशन तब बदल जाती है जब पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर देता है और ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ये भारत के 11 एयरफील्ड को निशाना बनाता है। अमृतसर, आगरा, पठानकोट, जोधपुर, श्रीनगर, अंबाला जैसे 11 एयरफील्ड को टारगेट किया जाता है। रेडार रिडक्शन को डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध स्टार्ट हो चुका होता है और उसी शाम को इंदिरा गांधी भी रेडियो के माध्यम से जनता को जानकारी देती है। पाकिस्तान का मकसद भले ही भारत के एयरफील्ड को दबाकर इंडियन एयरफोर्स को युद्ध से बाहर रखने का होता है, लेकिन इसके निशाने सही नहीं लगते और इंडियन एयरफोर्स तुरंत ही सतर्क हो जाती है और इन्हीं रनवे से भारतीय वायुसेना अपने टारगेट को संभाल लेती है और पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देती है। इंडियन एयरफोर्स जब एयर स्ट्राइक पर उतरती है तो पाकिस्तान के कई रनवे को तबाह करके ही दम लेती है। वेस्ट पाकिस्तान के रनवे की हालात इतनी खराब हो जाती है कि कई दिनों तक वह एयर बेसेज को यूज नहीं कर पाते। कुछ यही हालात इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के एयर बेसेज का भी करती है, जहां 2 दिन के अंदर ही चिटिकांग, जेसोर, कुर्मितोला एयर बेस को तबाह कर देती है। 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी भी पाकिस्तानी नेवी को मुंह तोड़ जवाब देती है। इंडियन नेवी को यह पता था कि पाकिस्तानी नेवी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कराची पोर्ट है। यह पोर्ट पाकिस्तान की मैरीटाइम ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। इसे नुकसान हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर सकती है, इसलिए इंडियन नेवी कराची हार्बर को अपना टारगेट बनाती है और इस ऑपरेशन का नाम देते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन की कमाल संभालते हैं नेवी चीफ एडमिरल MS नंदा, जो कि इंदिरा गांधी से परमिशन लेने के बाद 25th स्क्वाड्रन कमांडर बबरू खान यादव को अटैक की जिम्मेदारी देते हैं। इसकी कमान में इंडियन नेवी का ग्रुप 460 किलोमीटर कराची के साउथ कोस्ट में चला जाता है और रात होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग नहीं कर सकते। इंडियन नेवी का प्लान होता है कि वह अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान की वारशिप्स को पूरी तरह से नष्ट कर सके। इसलिए शाम होते होते इंडियन नेवी कराची पोर्ट से केवल 330 किलोमीटर दूर रहती है। इसके पास INS वीर, INS नीरघाट और INS निपात जैसे मिसाइल बोट होते हैं। 2 एंटी सबमरीन कॉन्वेट्स INS किल्तान और INS कचल होती है। सभी ओर से भारी मिसाइल से भरी होती है और रात में जब पाकिस्तानी नेवी को अंदाजा भी नहीं होता कि वह बड़े ही हमले के शिकार होने वाले हैं, तभी इंडियन ओरशिप कराची से 130 किलोमीटर दूरी पाकिस्तानी ओरशिप का पता लगा लेती है। सबसे पहले मिसाइल अटैक INS नीरघाट करती है और पाकिस्तानी बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर PNS खाइबर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसके बाद INS वीर, INS निपात भी अपना कमाल दिखाते हैं और PNS चैलेंजर और PNS मुसाफिर को मिसाइल से बर्बाद कर पानी में डुबो देते हैं। इस ऑपरेशन में INS निपात पाकिस्तान के केमारी तेल भंडार को भी निशाना बनाता है और पाकिस्तानी तेल भंडार जलकर बर्बाद हो जाता है। करीब 7 दिन तक पाकिस्तान इस आग को बुझाने में नाकाम रहता है। दुनिया भर के अखबारों में इंडियन नेवी की इस आग को बिगेस्ट बैनफायर करार दिया जाता है। अगर इस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते? आपसे आग तो बुझ नहीं रही, हार मानने को आप तैयार नहीं? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। पाकिस्तान इसका बदला लेने के लिए भारत के ओखा पोर्ट को बर्बाद करना चाहता था ताकि उन्हें बर्बादी का बदला मिल सके। वह हमले से भारत के फ्यूलिंग फैसिलिटी, एमुनेशन डंप, मिसाइल बोट जेटी को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के इस प्लान को समझते हुए इंडियन नेवी अपनी बोट को ओखा से पहले ही हटा देते हैं और यहां भी पाकिस्तान के हाथ केवल हार ही आती है। इंडियन नेवी का यह पहला ऑपरेशन होता है जिसमें एंटी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और आज भी इस दिन को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है।
इसके अलावा पाकिस्तानी नेवी को सबसे ज्यादा डर INS विक्रांत का होता है। उन्हें यह मालूम था कि INS विक्रांत जंग की तस्वीर बदलकर रख सकता है, जो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ समुद्र में एयरक्राफ्ट को उड़ाने, मिसाइल को भेजने में पहले से ही लगा हुआ था। इसलिए पाकिस्तान इसको बर्बाद करने के लिए पनडुब्बी PN गाजी भेजती है। PN गाजी को पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था और ये INS विक्रांत को नष्ट कर सकती थी। जैसे ही भारतीय गुप्तचरों को PNS गाजी की सूचना लगी तो इंडियन नेवी ने बहुत ही दिमाग से काम लिया। INS विक्रांत को त्रिपुरा के एक सेफ जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया और उसके सिग्नल विशाखापट्टनम में स्टार्ट कर दिए और वहां सभी व्यक्तियों को यह जानकारी फैलाई गई कि विशाखापट्टनम में INS विक्रांत आ रहा है। और विशाखापट्टनम में खड़ा था INS राजपूत, जिसके इंजन को सुधारने का काम चल रहा था। INS विक्रांत की विशाखापट्टनम में आने की खबर जैसे ही पाकिस्तानी नेवी को लगी तो उन्होंने PNS गाजी को विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ दिया और वह यहाँ की सिचुएशन को समझता उससे पहले INS राजपूत ने PNS गाजी को नष्ट करके पानी में डुबो दिया। और यह खबर पाकिस्तान ने अमेरिका को पहुंचाई कि आपने ऐसी क्या पनडुब्बी दी है जिसको भारत ने अटैक करने से पहले ही नष्ट कर दिया। यह सूचना अमेरिका को मिलते ही अमेरिका को गुस्सा आ गया और अमेरिका ने ब्रिटेन से बात की तो ब्रिटेन ने अमेरिका की सहायता देने का आश्वासन किया। एक लंबी बातचीत के दौरान अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में कूद जाता है। US, चाइना और UK मिलकर भारत को सीज फायर करने को कहते हैं और दबाव बनाया जाता है कि भारत अपनी आर्मी को बांग्लादेश से वापस बुला ले। और यहाँ पर सोवियत संघ आगे आता है और 2 बार इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है। इसकी वजह 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत यूनियन के बीच साइन हुए पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी भी होती है, जो भारत और सोवियत संघ के बीच दोस्ती की नींव रखती है। इंडिया ने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया। इसी दिन भूटान भी विश्व का पहला देश बना जिसने बांग्लादेश को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। 8 दिसंबर 1971 को अमेरिका की इंटेलिजेंस को यह रिपोर्ट मिलती है कि भारत ईस्ट पाकिस्तान में एक ऑफेंसिव अटैक प्लान कर रहा है। तब अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में दुनिया का 7वां बेड़ा बंगाल की तरफ भेज देता है। अमेरिका का यह 7वां बेड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जिसका वजन लगभग 75,000 टन के करीब होता है। जाहिर था भारत की नेवल शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर था। पाकिस्तान को अब लग रहा था कि अमेरिका के समर्थन में उसकी जीत। वहीं भारत पर प्रेशर होता है कि अमेरिका की नेवल शिप से उलझने के बजाय पीछे हट जाए। सिचुएशन यहाँ हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन तभी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन को इस घटना के बारे में बताती है और मदद करने के लिए कहती है। तो सोवियत यूनियन ने आश्वासन ही नहीं बल्कि इंडिया के समर्थन में उतर गया और पनडुब्बी भेज दी और दुनिया का 40वां बेड़ा भेज दिया। ब्रिटेन के ईगल ने कहा वापस आ जाओ और रूस ने कह दिया अगर आगे बढ़े तो हमारे बेड़े में ऑटोमेटिक मिसाइल लगी हुई है, आपके जहाज को नष्ट करके डुबो देगी। इसलिए ब्रिटिश जहाज मेडागास्कर की तरफ निकल जाती है, जबकि अमेरिका भी अपनी टास्क फोर्स को पीछे ले लेती है। सोवियत का साथ मिलते ही इंडियन नेवी पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की एयर सप्लाई काट दी जाती है। नेवल रूट को इंडियन नेवी ब्लॉक कर देती है और जमीन पर मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी आर्मी की जान की दुश्मन बन जाती है। जुल्फिकार अली भट्टो एक बार फिर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के साथ मिलकर वह सीज फायर का प्रपोजल भी तैयार करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पाकिस्तानी आर्मी इंडियन सोल्जर के सामने सरेंडर के लिए तैयार हो जाती है। ये बात सुनकर गुस्से में आकर जुल्फिकार अली भुट्टो असेंबली छोड़कर चले जाते हैं। 4 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तान ने लोंगेवाला पर हमला कर दिया। लोंगेवाला में जब ड्यूटी थी कुलदीप सिंह चांदपुरी की, जिसकी बटालियन में केवल 120 जवान थे। इसके पास ना कोई टैंक को उड़ाने के हथियार थे और ना कोई ज्यादा सेना थी। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने दिमाग लगाया कि उसके पास 3 माइंस थे, उसको उसने आगे लगवा दिया। उसके बाद खाना खाने के टिफिन लगवा दिए। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक शुरुआत में आए तो माइंस चले तो पाकिस्तान वालों ने सोचा कि हमको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, यहाँ पर इन्होंने माइंस लगा रखे हैं। उन्होंने इंजीनियरों को बुलाया और रात भर उन टिप्पणों को निकालते रहे। आगे कांटेदार तार लगा दे गए, लेकिन सुबह 5 बजे वो भारत में घुसे तो 120 जवानों ने चारों तरफ से फायरिंग की। लड़ते लड़ते जैसे ही 6 बजे तो जोधपुर से हंटर जहाज आ गए। फिर तो जो कसर रही उसको भी पूरा कर दिया। पाकिस्तानी टैंकों को छोड़कर भाग गए
और ये भारत के 120 जवानों का जलवा था। ये टैंक अभी भी भारत के म्यूजियम में रखे हुए हैं। इस वार में भारत ने पाकिस्तान के 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। बाद में उसको शिमला समझौते के दौरान वापस कर दिया। 8 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ऑपरेशन पायथन स्टार्ट करती है, जिसमें भारत के मिसाइल बोट INS विनाश, INS तलवार, INS त्रिशूल को कराची के साउथ में मनहोरा पेनिनसुला की तरफ भेजा जाता है। वहां पर ये केमारी तेल भंडार को टारगेट करते हैं और केमारी तेल भंडार का बचा कुचा तेल नष्ट कर देते हैं। इस हमले से कराची की 60% ऑयल रिक्वायरमेंट धुआं हो जाती है। इसमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगता है और एक ही रात में लगभग $3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। इस अटैक में भारत को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान को धरती, आकाश व जल तीनों तरफ से हार ही अपने हाथ लगती हैं। युद्ध में अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए पाकिस्तान UN के पास जाता है और अपील करता है कि इस वार में भारत को बाहर किया जाए। मेजर जनरल JFR जेकब लेफ्टिनेंट जनरल AAK निहाजी के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का प्रपोजल रखते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल AAK निहाजी इस पर साइन करने को मना कर देते हैं। लेकिन मेजर जनरल JFR जेकब उससे कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट पर साइन नहीं हुआ तो पाकिस्तानी आर्मी के 1 लाख से ज्यादा सोल्जर की मौत के जिम्मेदार आप होंगे और मुक्ति वाहिनी को रोकने के लिए भारत आगे नहीं आएगा। यह कहकर उसे 30 मिनट सोचने का वक्त देते हैं। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देते हैं। सभी अपनी बंदूकें इंडियन आर्मी के सामने रख देते हैं और वर्ल्ड वार 2 के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर होता है, जहां पर लगभग 1 लाख से ज्यादा सोल्जर इंडियन आर्मी के सामने सिर झुकाए खड़े होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल AAK निहाजी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन कर देते हैं। उनके चेहरे पर शर्म और लाचारी साफ झलकती दिखाई देती है। पाकिस्तान की हार के साथ ही वेस्ट पाकिस्तान में सरकार गिर जाती है। भारत की यह जीत पाकिस्तान के इतिहास में काला धब्बा बन जाती है। इस जीत से भारत की डिफेंस फोर्स अपना लोहा मनवा लेती है। वहीं बांग्लादेश को उसकी आज़ादी मिल जाती है। इंदिरा गांधी बांग्लादेश को बधाई देती है। शेख मुजीबुर रहमान को भी रिहा कर दिया जाता है और वह आज़ाद बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।